साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण डिसीजन मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, जो कि जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट पीएमएलए से और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। साथियों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो डिप्टी सीएम हैं वो थे मनीष सिसोदिया जी, जिनको कि ईडी ने जो है अरेस्ट किया, सीबीआई ने अरेस्ट किया करप्शन और पीएमएलए के मैटर में। अल्टीमेटली इनकी बेल जो है ग्रांट हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। डिसीजन है 9/8/24 का, जिसका कंसर्न अपील नंबर है 8781/24। क्या था माजरा समझेंगे, हर एक पॉइंट पे जो है अपन एम्फेसाइज करते हुए चलेंगे। साथियों, 21 मई 24 को इन्होंने दो बेल जो है लगाई। पहला था इन कनेक्शन विद ऑफेंसेस अंडर सीबीआई और सेकंड था इन कनेक्शन विद ऑफेंस अंडर ईडी, और दोनों ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। मामला जो है ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि इस व्यक्ति को बेल दी जाए या नहीं दी जाए। कई पैरामीटर्स को जो है इसने रखा। साथियों, शॉर्ट में क्या फैक्ट्स इस मैटर के कि कोई व्यक्ति था, उसका नाम था मिस्टर वी.के. सक्सेना। इसने एक मैटर रिपोर्ट किया कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें गड़बड़ियाँ हुई है। मामले की जांच जो है शुरू हुई और अल्टीमेटली सीबीआई ने और कंसर्न ईडी ने समय समय पर कंसर्न जो मनीष सिसोदिया हैं इनको गिरफ्तार किया। जो सीबीआई का अरेस्ट था एज पर डाटा अवेलेबल टू मी ये था 26 फरवरी 23 को, और जो ईडी का डाटा है उसके अनुसार जो कंसर्ट व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया गया 9 मार्च 2023 को, और इसका जो सोर्स है वो है लाइव लॉ, जिससे मैंने डाटा लिया है। साथियों, इस मामले में सीबीआई ने जो है अपनी चार्जशीट दी 25/4/2023 को, और चार्जशीट फाइल विद सेक्शन 7, 7A, 8, 12 ऑफ द पीसी एक्ट, जिसमें सेक्शन 420, 201, 120 भी आईपीसी को भी लगाया गया। और इसके अलावा ईडी ने अपनी कंप्लेंट फाइल करी सेक्शन 3 में, और अल्टीमेटली ये कंप्लेंट जो है फाइल हुई 4 मई 2023 को। उसके बाद कई बार जो है बेल लगती गई, खारिज होती गई, और ईडी भी जो है इस मामले में अपनी सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स को जो है फाइल करती रही। साथियों, यहाँ पर जो एडवोकेट थे कंसर्न अक्यूज्ड के, उन्होंने कुछ तर्कों की और कोर्ट का ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट दे दी है, ईडी ने अपनी कंप्लेंट दे दी है, तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर ओवर हो गया। नाउ देयर इज नो रिकवरी, नो इंटरोगेशन, नो इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग फ्रॉम द अक्यूज्ड। तो बेसिकली पर्पस क्या है अरेस्ट का कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंसर्न अक्यूज जो है वो गवाहों को डरा सकता है, धमका सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन ही पेंडिंग नहीं है तो जो बेसिक पर्पस था उसको कन्फाइन करने का, वो पर्पस अपने आप में ही खत्म हो गया। तो 41 सीआरपीसी पे ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया गया। दूसरा कहना था कि चार्जशीट जो है काफ़ी लेंदी और बल्कि है। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स को देखें, मीन्स सीबीआई की चार्जशीट को और ईडी कंप्लेंट को, तो करीबन 69,000 पेजेस का जो है ये डॉक्यूमेंट है। तो इतना फटाफट ट्रायल हो जाना संभव नहीं है। स्पीडी ट्रायल अक्यूज का राइट है, और यहाँ पर उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस और पे दिलाया कि जब पहले बेल लगी थी तो यहाँ पर कंसर्न सरकारी वकील ने यह एश्योरेंस दिया था कि हम ट्रायल जो है 5 से 6 महीने में कर देंगे प्रैक्टिकली, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। इफ़ ट्रायल इज गोइंग टू बी हैपन इन द स्नेल मैनर, तो इस स्नैरियो में अक्यूज के राइट्स को प्रोसिक्यूशन अफेक्ट नहीं कर सकता। जिसका एक काउंटर दिया प्रोसिक्यूशन ने, उनका कहना है कि हमारी स्पीड स्लो नहीं है, जबकि स्पीड स्लो कर दी गई है, क्योंकि लगातार बार बार सेक्शन 207 सीआरपीसी में अर्जी जो है दाखिल की गई, जिस कारण उसका जवाब देना पड़ा, उसमें कोर्ट के ऑर्डर हुए, कंप्लाइंस करना पड़ा, तो ये समय लग गया, जिस कारण देरी जो है वो अक्यूज के पार्ट पे ये ट्रायल को हैम्पर कर रहा है। जिसका रिजॉइंडर क्या दिया अक्यूज ने कि हम हैम्पर नहीं कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको सेक्शन 207 सीआरपीसी में डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपने वहाँ चालाकी खेली। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स को पेश ही नहीं करा, ये कहते हुए कि डॉक्यूमेंट जो है हम उस पर रिलाई नहीं करते हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिए तो आपको पेश करने में जो है दिक्कत आई। जब कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा आपसे ट्रायल कोर्ट ने, तो आपने कहा सब समय चाहिए, इतना जल्दी डॉक्यूमेंट देना संभव नहीं है। तो देरी किसके पार्ट पर है? प्रोसिक्यूशन के पार्ट पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हिट हुआ। उनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसके प्रोडक्शन में चूंकि डिले हुई है इनऑर्डिनेट, तो उसका नुकसान जो है कंसर्न अक्यूज जो है फेस नहीं कर सकता। चौथी बात उनकी ये थी कि सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज्ड, और ये फंडामेंटल राइट जो है किसी भी रूप में अफेक्ट नहीं कर सकता है प्रोसिक्यूशन, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे अक्यूज का बेसिक राइट सिक्योर नहीं होगा, जो कि 207 सीआरपीसी में है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 21 संविधान का और सेक्शन 207 सीआरपीसी का अफेक्ट होगा ही होगा। यहाँ स्टेट का कहना यही था कि बेसिक लॉ ये है कि जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो आफ्टर चार्ज जो है ले सकता है, पर चूंकि ये अर्जी पहले लगा दी गई है तो चार्ज की स्टेज और अग्रिम स्टेज जो है अफेक्ट हुई है। तो ऐसी स्थिति में अक्यूज जो है जिम्मेदार है वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि पारित हुई है पी पुन्नास्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। जजमेंट है 2022 INSC पेज 1175 पर। कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए और अर्जी को अलाउ कर दिया इस ग्राउंड पे कि डॉक्यूमेंट जो है डेलिबरेटली विदहेल्ड किए गए, डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए, तो गलती क्या हो गई कंसर्न अक्यूज से। तो ये स्थिति जो है गंभीर मानी कोर्ट ने और अगेंस्ट मानी प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा अटैक किया था डिफेंस का
कि हमने 45 PMLA का जो बार था उसको भी जो है डाइल्यूट करवा ली है, क्योंकि ट्विंस कंडीशंस तब तक स्ट्रिक्ट होती हैं जब तक कि कोई गलती प्रोसिक्यूशन की नहीं हो। प्रोसिक्यूशन यहाँ पर डिले कर रहा है, इनकी डिले के कारण ट्रायल टाइम पे नहीं हो पा रहा है और 17 महीनों से अक्यूज जो है जेल में है। तो लॉन्ग इनकार्सिनेशन इंटरली अफेक्ट्स द कंसर्न अक्यूज राइट्स, बिकॉज बिना ट्रायल के उसको लंबा टाइम जेल में रखना ऐसा ही जैसे उसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं बगैर किसी अपराध को साबित हुए। उनका ये भी कहना था कि अक्यूज जो है कंसर्न डिप्टी CM था, अब नहीं है, अब वो पोस्ट पर नहीं है, तो इन्फ्लुएंस करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और इसके अलावा कोर्ट जो है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है एज पर सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 ऑफ CRPC। बट प्रोसिक्यूशन जो है दिमाग में ला के बैठ गया कि साहब ट्रायल जो है हैम्पर हो रही है, गलती नहीं है। पर जो अन्य तर्क रेज हुए उनका कोई भी जवाब जो है दे ही नहीं पाया प्रोसिक्यूशन। तो लॉन्ग इनकार्सिनेशन पे कुछ तर्क जो है रखे गए बाय द डिफेंस। उनका कहना है कि ऐसे कई मसले पहले भी हुए जहाँ पर कोर्ट ने माना कि लॉन्ग इनकार्सिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पर उसको जो है बेल दे देनी चाहिए। इनकार्सिनेशन का मतलब कहता है कि लंबे टाइम से जेल में कन्फाइंड करना, ठीक है जी। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण साइटेशंस कोड हुए उसमें साइटेशन नंबर 1 था पी चिदम्बरम बनाम CBI 2020 वॉल्यूम 13 SCC पेज 337। दूसरा है गुरबख्श सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 वॉल्यूम 2 SCC पेज 565। और इसके अलावा उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है। तो संजय चंद्रा बनाम CBI 2012 वॉल्यूम 1 SCC पेज 40 पर जो है रिलाई किया गया। और ये भी कहा गया कि इवन द ऑफेंस इज सीरियस बट द सेम कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू रिफ्यूज अ बेल। हर केस के अपने अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज हैं, ट्रायल का पूरा अवसर मिलेगा। ट्रायल में जुर्म साबित नहीं हो पाता है तो जो दिन हमारे बीत गए जेल में उसको कौन रिस्टोर करेगा। तो ये भी तर्क जो है कोर्ट को दिया गया। बेसिकली बेल का पर्पस क्या है कि अक्यूज की अटेंडेंस को सिक्योर करना, अक्यूज भागे नहीं तो उससे बॉन्ड्स लेना। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंसर्न स्टेट के, जैसे कि कोई गवाह है उसको टेम्पर विद नहीं करे तो कोर्ट कंडीशंस जो है लगा देगा बेल बॉन्ड्स के अंदर। तो कुल मिला के इतना सही पर्पस है बेल का और कोई पर्पस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट का ध्यान सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI की जजमेंट को दिलाया, जिसका साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 10 SCC पेज 51 कि स्पीडी ट्रायल जो है अक्यूज का राइट है। लंबे टाइम से अब हमें आप जेल में रख रहे हो तो आप हमारे बेसिक राइट्स को जो है अफेक्ट कर रहे हो। विजय मंडल की केस की ओर ध्यान दिलाया गया कि सेक्शन 19 PMLA में यद्यपि पावर है अरेस्ट की ED को, पर यह पावर रेस्ट्रिक्टेड है। अगर एक बार उन्होंने परिवाद पेश कर दिया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन अक्यूज को अरेस्ट नहीं करा, कोर्ट जो है प्रसंज्ञान लेती है तो उस समय ED जो है अरेस्ट नहीं कर सकती कंसर्न अक्यूज को। इसके अलावा जो ये राइट है ये एक्सरसाइज करना है इन द फेयर मैनर, इन एक्यूरेसी, इन कंपेटिबिलिटी एंड इन अकाउंटेबिलिटी मैनर। तो कहने की बात यह है कि कोई भी काम अगर कर रही है ED तो उसका जो एक्शन है इट मस्ट बी रीजनेबल एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सर्टेन रीजंस। अगर वो नहीं है तो एक्शन अपने आप में ही गलत होगा। पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय है 2023 SCC ऑनलाइन पेज 1244। उसमें भी ये कहा गया कि सेक्शन 436 CRPC के प्रावधान लागू होंगे PMLA केसेस पे। मीन जितना पनिशमेंट है उसका आधा पनिशमेंट काट चुका है अक्यूज तो वहाँ पर उसको बेल दे देनी चाहिए। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट पर रिलाई किया गया जो कि है 2021 वॉल्यूम 2 SCC पेज 427। इसमें यह साफ कहा गया है कि बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है। तो अगर डिटेंशन किया जा रहा है अक्यूज को जेल में विदाउट ट्रायल तो ऐसा मान नहीं लिया जाए कि उसको पनिशमेंट हो गया है, जिस कारण उसकी लिबर्टी को रिस्टोर करना आवश्यक है, उसको बेल दिया जाना आवश्यक है। तो इन्होंने कोर्ट का ध्यान एक रिसेंट फैसला है राम कृपाल मीणा बनाम ED जो कि है 30/7/24 का, उसकी ओर दिलाया। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर डिले है ट्रायल में और ये डिले डेलिबरेटली है प्रोसिक्यूशन के पार्ट में तो वहाँ पर जो सेक्शन 45 PMLA का जो रेस्ट्रिक्शन है इट गॉट डाइल्यूटेड, तो वहाँ पर बेल जो है इजीली दे सकते हैं। तो इन्होंने इन कंक्लूजन्स के आधार पर जो है कोर्ट से बेल को प्राप्त किया और अल्टीमेटली इस बेल बिली को जो है अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने 9/8/2024 को। साथियों ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 बातें। यदि आप आरोपी हैं एंटी करप्शन केस के या PMLA केसेस के और चिंतित है कि बेल कैसे मिलेगी, सबसे पहली बात चार्जशीट के बाद अगर बेल मूव करते हैं तो वहाँ संभावना ज़्यादा होती है बेल मिलने की, क्योंकि चार्जशीट विल अमाउंट टू सीजिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन एंड द अदर प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो आप केस रख रहे हैं बिफोर कोर्ट वो होना चाहिए बहुत स्पेसिफिक। अगर गलत सलत केस को रखेंगे, आपके आर्गूमेंट जो है विरोधाभासी होंगे तो वहाँ नुकसान खाना पड़ेगा आपको। तीसरी बात, जो भी आपके आर्गूमेंट है उसको सपोर्ट लॉ से करें और ऐसे लॉ जिसमें कोर्ट ने लिबर्टी को रिस्टोर किया है। चौथी बात, जितना रिसेंट लॉ होगा उतना ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। पांचवी बात यह कि जो बेल की एप्लीकेशन है उसमें इस लॉ को भी इंकॉर्पोरेट कीजिए और उसकी लाइट में ये प्ली लीजिए कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो ये ऑफेंस है ये फॉल्स क्यों है। तीसरी बात, एलिमेंट क्यों अट्रैक्ट नहीं होते हैं। चौथी बात, फॉल्स एप्लीकेशन कैसे है। पांचवी बात, बेल का लिबर्टी जो है कैसे क्लेम कर सकता है इवन अक्यूज। तो यहाँ पर मेडिकल ग्राउंड और लॉन्ग
डिटेंशन भी जो है महत्वपूर्ण स्थिति बनती है टू टेक द बेल प्ली। तो साथियों इन बिंदुओं को ध्यान में रखें, इन बिंदुओं के रेट में बहस करें तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो मनीष सिसोदिया का मामला है, इसने पीएमएलए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों में एक नया ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है दिया है आरोपियों को, और एक बड़ी राहत जो है पहुंचाई है। तो साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए पीएमएलए और पीसीएट के बारे में जुड़े रहे सोनी एरिना से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।